Good morning, dear student. Become Sem 3 English medium. Dear student, in our previous lectures we complete our unit number 2, and today I will take unit number 4 in corporate accountancy. Dear students, unit number 4 is liquidator's account, means voluntary liquidation of the company. Students, you had studies liquidation of partnership firm in standard 12th, but in college level you do study liquidation of company. So friends, first we discuss the introduction, then after reasons why we do we take this step, and then after the modes of winding up, and then after how to pay your expense and which is your incomes. So dear students, very easily, this chapter is very easy and this is an important chapter for your exam. The dear student, first we discuss about the introduction. So a company has no physical existence and cannot be natural debt. It is the creation of the law and its corporate life comes to end by process of law only. मतलब क्या होता है कि जो कंपनी होती है उसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता और उसकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती. कंपनी जो होती है वो लॉ के आधार पे उसका जन्म होता है और लॉ के ही आधार पे उसकी मृत्यु होती है. यानी कि हम लॉ का जो हमारा कंपनी लॉ है उसका पालन करके हम कंपनी को बना सकते हैं और उसी का पालन करके हमें कंपनी को लिक्विडेशन मीन्स के वंड अप भी कर सकते हैं. ये स्टूडेंट्स, और इसके लिए कंपनी एक्ट में भी इसका एक प्रोविज़न है कि आप किस कारण से और कब अपनी कंपनी को वंड अप कर सकते हो या वाइंडिंग अप कर सकते हो. फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम ऐसे देखें तो हमारी कंपनी जो होती है वो अच्छा मुनाफा कमाती होती है, दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है. तो कभी कभार जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, और इसके कारण कभी कभी जो बोलते हम कि कंपनी को हमें वाइंड अप करना होता है. अब इसके कौन से कारण हैं, रीज़न है कि जिसके कारण हमें, तो उसमें सबसे पहला रीजन है ड्यू टू इनसफिशिएंट कैपिटल इट मे नॉट बी एबल टू कैरी ऑन बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड मे वांट टू सेल बिजनेस टू अनदर कंपनी. मैंने बोला कि आपके पास अगर आपको ऐसे दिखता है कि भाई कंपनी के पास तो बहुत पैसा है, कंपनी बहुत मुनाफा कमा रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है. उसके पास इनसफिशिएंट कैपिटल हो, यानी कि बिजनेस करने के लिए जो हमें कैपिटल की ज़रूरत है वो उसके पास ना हो, या तो फिर वो कंपनी बेचना चाहता हो और अपना बिजनेस जो उसे आगे ले जाना चाहता नहीं हो, तो भी ये वाइंड अप करना चाहिए. When the period, if any, fixed for the duration of the company by the articles has expired, और जो दूसरा है वो ये है कि किसी हेतु के लिए, किसी गोल के लिए आपने जिस कंपनी को आपने इसको, यानी कि उसका जो है व्हेन द पीरियड इफ एनी फिक्स फॉर द ड्यूरेशन, मीन्स के फ्रेंड्स जब भी हमारा हम क्या बोलते हैं उसको सिचुएशंस, हमारा टाइम जब चेंज होता है उसके मुताबिक अगर हम चेंज नहीं कर पाते तभी भी हमें अपना जो बिजनेस है उसको वाइंड अप कर देना अच्छी बात है. व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी वॉज एस्टैब्लिश हैव बीन फुलफिल्ड, कभी कभार हम कोई पर्टिकुलर गोल्स के लिए भी अपनी जो बोलते हैं कंपनीज को एस्टैब्लिश करते हैं, वो गोल कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, लिक्विडेशन करना या वाइंड अप करना बेहतर रहेगा. When due to insufficient management or due to some other reason the financial positions of the company has deteriorated to such in extent that it is not possible to continue the business. कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो मैनेजमेंट है
वो भी अच्छी तरह से नहीं हो रहा, या तो फिर हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी बहुत पत्थर हो जा रही है और हम बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें अपना बिजनेस जो है उसे वंडअप करना अच्छा रहेगा। अब उसके मोड्स कौन से, हम कितने प्रकार से जो हमारा लिक्विडेशन है वो कर सकते। तो सबसे पहले है कंपलसरी वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, यानी कि हमारी अदालत जो होती है हम उसके कंपलसरी हम वाइंड अप कर सकते। या तो सेकंड वॉलेंटरी वाइंड अप बाय द मेंबर्स ऑफ क्रेडिटर्स, यानी कि हम अपनी मर्जी से भी उसको वाइंड अप कर सकते। और देन वाइंडिंग अप द सब्जेक्ट टू द सुपरवाइजर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल, यानी कि जो हमारी अदालत होती है उसके सुपरविजन में भी रह के हम उसको वाइंड अप कर सकते हैं। ओके, अब सर्कुलेंस जो भी हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको इस लेक्चर्स में समझाऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स ड्यूटीज, ये सब हमारे लिए आप एक बार इसको ड्यूटीज को आप एक बार पढ़ लेना, मैंने आपको व्हाट्सएप पे इसको किया हुआ है सेंड। यहाँ पे हाँ, डिसबर्समेंट बाय द लिक्विडेटर्स, यानी कि हमें जो है हमारा जो लिक्विडेटर्स होता है, लिक्विडेटर्स की जावक, ओके, तो वो कैसे हम, यानी कि हम कैसे पे करना चाहेंगे अपना जो भी है, जो भी हमारा लाइबिलिटीज है उसको हम कैसे पे करें, कि उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में हमें वो सब पे करना होता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, और ये आपको सीक्वेंस जो है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इसी सीक्वेंस में आपको पेमेंट करना है। द लिक्विडेटर्स इज अपॉइंट टू डिस्पोज ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड टू पे ऑफ इट्स डेब्ट। द डिसबर्समेंट आर टू बी मेड बाय द लिक्विडेटर्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी कि जब भी हम कंपनी को वाइंड अप करने का हमने सोच लिया और वाइंड अप करना ही है, तो फिर हमें एक लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट करनी होगी, और वो जो है वो हमारे एसेट्स को बेचता चला जाएगा, और जो पैसे आएंगे उससे हमारे जो भी लायबिलिटीज है, जो भी हमारे डेब्ट्स है, उसको वो पे करता जाएगा। लेकिन उसका एक पर्टिकुलर फॉलोइंग ऑर्डर होता है, उसी के मुताबिक आपको वो पे करना है। कि सबसे पहले द फुल अमाउंट टू फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स, ऑल्सो द पार्टी सिक्योर क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ देयर सिक्योरिटी, द बैलेंस ऑफ पार्टी सिक्योर क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट नॉट पेड ऑफ वी विल बी एड टू द अनसिक्योर क्रेडिटर्स। तो ये क्या कहना चाहता है फ्रेंड्स, ये कहना चाहता है कि सबसे पहले हमें फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स जो है उनको पे करना है, यानी कि आपको क्या करना है कि जो फुल्ली सिक्योर है, कि जिसकी आप पूरी की पूरी अमाउंट, यानी कि आपने सपोज कि आपने बैंक में से लोन लिया और उसके सामने आपने आपके इन्वेस्टमेंट जो है उसको वहाँ पे आपने रख दी है फ्लोटिंग में, तो आपने उसको फ्लोटिंग में रख दी है। अब सपोज कि आपका वंडअप करना है और आपने अपने जो बैंक जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सोल्ड करती है, और आपकी बैंक लोन 1 लाख थी, और वहाँ पे जो आपके इन्वेस्टमेंट थे उसको बेचने के बाद भी उसके 1 लाख रुपीज़ मिले, तो वो फुल्ली सिक्योर्ड हुआ, यानी कि जितनी आपकी लायबिलिटीज थी उतना ही आपका वो इन्वेस्टमेंट का जो सोल्ड किया वो हुआ। तो यानी कि इक्वल, यानी कि बैंक को कुछ भी लॉस नहीं है, तो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहलाएंगे। मीन्स कि आपका जितना लायबिलिटीज है उतनी आपकी एसेट्स है उसके फ्लोटिंग में, तो उसको बोलते हैं हम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। पार्टी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होता है कि आपका जितना भी लायबिलिटीज है उससे कम आपका उसकी सेल्स वैल्यू होती है, आप जो भी फ्लोट में रखते हो उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू जो सेल्स वैल्यू उससे कम होती है, तो वो क्या करेंगे पार्टी प्लेट, क्योंकि हम उसको जो उसकी फुल अमाउंट है वो हम पे नहीं कर सकते। सपोज कि आपका 1 लाख का लायबिलिटी उसके सामने आपको 50,000 ही मिलते हैं, तो आप 50,000 के लिए सिक्योर हुए, कैसे कितने सिक्योर है, पार्टी सिक्योर, और बाकी के जो 50,000 थे वो आपके अनसिक्योर्ड में चले जाएंगे। उसको पे करने के बाद डायरेक्टली हमें क्या करना है, सेकंड पे है लिक्विडेशन एक्सपेंस, उसमें लीगल चार्जेस होते हैं और लिक्विडेटर्स रेम्यूनेशन हमें पे करना है। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, वो उसके लिए 5 पांडव्स है, मैं आपको बाद में वो दिखाता हूँ, आपको वो याद रखने हैं, क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में वो 5 पांडव्स आपको बहुत ही तंग करेंगे इस चैप्टर में, और आपको इसको याद रखना है। डिबेंचर्स ऑफ अदर डिबेंचर्स होल्डर्स,
तो आपको डिबेंचर 4 नंबर पे क्या है, डिबेंचर होल्डर्स, तो आपको उसको पे करना है। 5 नंबर पे क्या है, अनसिक्योर क्रेडिटर्स है। 6 नंबर पे क्या है, प्रेफरेंस होल्डर्स है। 7 नंबर पे क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है। अनसिक्योर क्रेडिटर्स में क्या होता है, तो जो पार्टी पेड होते हैं उनको जो पैसे नहीं मिलते वो कहाँ आते हैं, अनसिक्योर क्रेडिटर्स में आ जाते हैं। तो वो अमाउंट होती है वो यहाँ पे हमें उनको करना है। अगर इन सबको पेमेंट करने के बाद अगर कुछ रहता है तो फिर उनको पे किया जाता है। इसको पे करने के बाद अगर कुछ रहता है तो प्रेफरेंस होल्डर को, और प्रेफरेंस होल्डर को पे करने के बाद अगर कुछ रहता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को हम पे कर सकते हैं। ओके, और कुछ नहीं। और दूसरी बात बता दूं फ्रेंड्स, हमें आपको यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स अमेंडमेंट वाज मेड इन कंपनीज एक्ट इन 1985 एंड वर्कर्स ड्यू आर पुट ऑन पार विथ सिक्योर क्रेडिटर्स। The workers get the benefit to security held by secure creditors of the company. It is provided in section 5 to 9 of the Companies Act that the security of every secure creditor shall be subject to equal charge in favor of workmen. इसका मतलब क्या, मैं बोलता हूँ फ्रेंड कि आपकी एग्जाम्पल के अंदर वर्कमेंस के रिलेटेड कुछ भी अगर आपकी लाइबिलिटीज है और फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स भी है, तो सबसे पहले आपको वर्कमेंस की जो भी लाइबिलिटीज है वो आपको पे करनी है, और उसके बाद ही आप फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स को पे कर सकते हो। समझ लिया। सपोज कि वर्कमेंस प्रोविडेंट फंड हो या कुछ भी हो, वर्कमेंस की सैलरी हो या उसका रेम्यूनरेशन कुछ भी हो, तो वर्कमेंस का अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले आपको वो पे करना है। एम्प्लॉय का है तो नहीं करना, लेकिन वर्कमेंस का है तो सबसे पहले हमें उसका पे करना होगा। उसकी कुछ भी ड्यू हो तो सबसे पहले हमें वर्कमेंस को पे करनी है, और वर्कमेंस को पे करने के बाद ही अगर कुछ रकम बचती है तो आपको वो रकम कहाँ पे पे करनी है, फुली सिक्योर जो भी है उसको पे करनी है। अब चलते आगे फ्रेंड्स, हम थोड़ा, हाँ देखिए ये आपके 5 पांडव आ गए। ओके, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, और आपको अपनी नोटबुक के अंदर भी इसको नोट कर लेना है कि सबसे पहले अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट पेबल विद इन लास्ट 12 मंथ्स। इसका मतलब क्या होता है कि हमें गवर्नमेंट को जो भी हमारे टैक्स पे करने हैं वो, लेकिन कौन से, लास्ट 12 मंथ के, यानी कि आपको जो बैलेंस शीट दी गया है उसी साल के। समझ गए। लास्ट 12 मंथ मीन्स कि आपका जिस ईयर का बैलेंस शीट है उसी साल का अगर कुछ भी होता है टैक्स, तो वो सब कहाँ चले जाएंगे, प्रेफरेंशियल में, और उसके अगले साल के या उसके भी अगले साल के तो कहाँ चले जाएंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर्स में चले जाएंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉइज, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। यहाँ पे सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉइज है तो आपको यहाँ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले 4 मंथ्स की सैलरी, यानी कि आपके 4 वर्कर्स है और 4 मंथ्स की सैलरी और पर मंथ 1000, तो 4 मल्टीप्लाई 1000, यानी कि 8000 सैलरी आपको पे करने के भी, 16,000 सैलरी आपको पे करने की जरूरत है। ओके। उसके बाद एक्चुअल सैलरी मीन्स कि आपको कितने महीने की सैलरी आपको पे करने की अभी बाकी है। सपोज कि आपकी एक्चुअल में आपको 6 मंथ्स की सैलरी अगर पे करने की पे नहीं की हुई तो आपको वहां पे पे करनी कि 4 × 6 × 1000 यानी कि 24,000, और ₹20,000 यानी कि पर हेड ₹20,000, और 4 वर्कर्स है आपके, 4 एम्प्लॉई है, क्लर्क है, तो 20,000 × 4 यानी कि 80,000। अब इन तीनों में से जो सबसे कम हो उसे आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में लेना है, यानी कि 16,000 जो है वो आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएगा। उसके बाद एक्यूड हॉलीडे रेमिशन टू एम्प्लॉइज, यानी कि हम बोल सकते हैं उसको कि जो छुट्टियां होती है उसका जो होता है रेमिशन, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसकी छुट्टियां जो होती है उसका वो होता है। ओके। उसके बाद
कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज इन स्टेट इंश्योरेंस फॉर लास्ट 12 मंथ्स, यानी कि आपका इंश्योरेंस में अगर आपका कोई हिस्सा है तो वो भी कौन से लास्ट 12 मंथ्स, यानी कि आपका जो बैलेंस शीट ईयर है उसी की बात करते हैं, अकाउंटिंग ईयर है उसी की बात है। कंपेंसेशंस अंडर वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट, यानी कि आपको जो एम्प्लॉय कामदार का जो एक्ट है, कामदार वर्तर जो एक्ट है उसके मुताबिक अगर कुछ भी उसको वर्तर देना होता है तो वो सब इसमें आएगा, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेजुटी एक्सेट्रा। और एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 235 और 237, अगर उसने कुछ भी इन्वेस्टिगेशन किया है उसके लिए होता है तो वो भी यहाँ पे हमें पे करना है। तो आपको ये 5 पांडव्स जो है उसको याद रखना है, और इसके मुताबिक ही आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है उसको कैलकुलेट करना है। ओके, अब उसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम। तब आप यहाँ पे देखिए कि आपको ये स्टेटमेंट जो इसको आपको प्रिपेयर करना है, कौन सा स्टेटमेंट है, तो लिक्विडिटी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। तो रिसिप्ट में आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, तो रिसिप्ट में आपको शुरुआत करनी है यहाँ पे कैश और बैंक बैलेंस, कहाँ पे दिया जाएगा आपके बैलेंस शीट में, उसको यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। उसके बाद सेकंड क्या करना है, एसेट रियलाइज, यानी कि लिक्विडिटी जितने भी एसेट्स को सोल्ड करेगा उन सबको मिला के यहाँ पे उसकी अमाउंट आपको लिखनी है। कौन करेगा, लिक्विडेटर। उसके बाद यहाँ पे सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स, तो वो कैसे, तो समझाओ। सपोज कि आपकी लोन 1 लाख की थी और सामने आपकी इन्वेस्टमेंट उसको 150 में बेच दिया, 150 में, तो 50,000 ज़्यादा हुआ तो वो 50,000 यहाँ पे आपको नोट करना है। उसके बाद कॉल्स ऑन पार्टी पेड शेयर्स, यानी कि आपके अगर कोई शेयर्स को शेयर्स पार्टी पेड हो तो उसको फुल पेड करने के लिए जितनी भी इसकी अमाउंट अनकॉल है वो सारी आपको वो पेडअप करके यहाँ पे नोट कर देनी, कॉल अप करके उसको यहाँ पे नोट कर देनी। अब ये सब क्या हो गया, आपकी इनकम हो गई। अब आपका पेमेंट यानी कि आपका एक्सपेंस कौन सा है, तो सबसे पहले आपको किसको पे करना है, सिक्योर क्रेडिटर्स एंड ड्यू ऑफ वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स हो तो वर्कर्स का ड्यू, और अगर सिक्योर क्रेडिटर्स तो सिक्योर क्रेडिटर्स को आपको पे करना है। उसके बाद सेकंड देखिए, लिक्विडेटर्स एक्सपेंस एंड लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशंस, तो लिक्विडेटर्स के रिलेटेड उसके लीगल चार्जेज और उसका जो रेम्यूनरेशन वो हमें पे करना है। थर्ड पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फोर्थ पे डिबेंचर्स होल्डर्स, उस पर उसका जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इंटरेस्ट है वो प्लस एडिशनल इंटरेस्ट अगर कुछ भी वहाँ पे एक्टिवेट होता है तो वो यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद 5 नंबर पे है अनसिक्योर क्रेडिटर्स, तो वो यहाँ पे करने हैं। 6 नंबर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्लस माइनस अनपेड प्रेफरेंस डिविडेंड अगर होता है तो वो, और 7 नंबर पे इक्विटी शेयर होल्डर्स, यहाँ पे प्रेफरेंस होल्डर प्लस आपका जो अनपेड प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो भी प्लस करके आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। अगर कुछ रकम बचती है तो जितनी रकम बचती है वो कहाँ पे जाएगी, इनके हिस्से में जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको इसको आपके नोटबुक्स के अंदर आपको लिख के रखना है ताकि जब मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊँ तब आपको उसको समझ में आ जाए। बाकी का जो भी है मैंने आपको PDF भेजा है वो आपकी समझ के लिए है, आपको वो समझ लेना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो कि अमाउंट अगर आपकी अनसफिशियंट अमाउंट है और आपको लिक्विडेटर को 2 रुपीज़ या 5% आपको अगर देना है तो आपको यहाँ पे उसका कैसे करना है, तो आपकी जो भी अमाउंट है वो मल्टीप्लाई, आपको जितना भी कमीशन देना है वो अपॉन 100 प्लस जो रेट होता है वो आपको यहाँ पे प्लस करना है। वो मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा, लेकिन आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंस थियरीज थी मैंने आपको डिस्कस कर दी है। आई होप कि आप उसको समझ जाएंगे और वीडियोस को लाइक करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।